हाय फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर लिया था हार्ट एनाटॉमी 2A। आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं विद चैप्टर 2B, हार्ट सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे हार्ट चैम्बर्स के O2 सैचुरेशन की और प्रेशर्स की। तो बने रहिएगा हमारे साथ ए टॉपिक के साथ, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट ब्लड सर्कुलेशन के साथ। डियर फ्रेंड्स, हमने जब एक चैप्टर चालू किया था और ड्यूरिंग चैप्टर हमने आयोटा का डायमीटर की बात की थी। तो आयोटा की डायमीटर 1 इंच हमने बताई थी, जो कि सही है। लेकिन हमने जो बताया था कि 1 इंच इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, वो नहीं है। 1 इंच इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर होता है। और आयोटा का इनर डायमीटर है, अगर मिलीमीटर के हिसाब से देखा जाएगा तो 25 मिलीमीटर होता है। ये थोड़ा सा करेक्शन है, आप वाइल्ड देखोगे आप तो समझ लीजिएगा उसके साथ। चलो दोस्तों, आज हम चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक, सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी क्या? आपने हार्ट में जो ब्लड होता है, वो जो पंप होता है, वो किस तरह से आयोटा से चला जाता है हार्ट वेन में, और क्या होता है उसका आगे, वो डिसैचुरेशन कैसे होता है, वो डिसैचुरेशन होने के बाद किस तरीके से हार्ट में वापस आता है, कौन सी आर्टरीज होती है, कौन सी वेन्स होती है, क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात एक होती है, अगर सीधी और सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि हार्ट से जो ब्लड लेके जाते हैं उसको हम आर्टरीज कहते हैं, और हार्ट में जो ब्लड लेके आते हैं उसको हम वेन्स कहते हैं। इससे इसमें एक एक्सेप्शन है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी वो हार्ट से ब्लड लेके जाती है, लेकिन वो इम्प्योर ब्लड होता है, डिसैचुरेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी वेन जो हार्ट को ब्लड लेके आती है, वो सैचुरेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो एक एक्सेप्शन ये रहेगा। अभी हम बात करने चल रहे सैचुरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम की। वैसे देखा जाएगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, कि वो जो चीजें हैं, कि जैसे कि आयोटा से जैसे ब्लड जाएगा, वो ब्लड जाएगा आर्टरीज में जाएगा, आर्टेरियोलोसिस से जाएगा, उसमें बाद कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज से जब वो ब्लड जाएगा, हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को वो ब्लड सप्लाई होता है, हर एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होता है। जैसे ही वो ब्लड का ऑर्गन को सप्लाई होता है, उसी तरह से उस सेल के पास से कुछ वेस्टेज होगा, तो वो वेस्टेज भी उस ब्लड में आ जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें। उसके साथ वो ऑक्सीजन लेने के बाद जो भी बचा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो आ जाता है वेनोलस में, और वेनोलस से आ जाता है वेनस सिस्टम में, वेन्स में, और वेन्स में आ जाता है वापस आईवीसी और एसवीसी में। तो अभी हम बात करने चल रहे हैं उसकी, हम डायग्राम के थ्रू बताना चाहते हैं आपको कि अभी ये जो हम बात करने जा रहे हैं, ये बात करने जा रहे हैं डिसैचुरेटेड ब्लड की। जैसे कि आपको हमने लास्ट सब्जेक्ट में बताया, लास्ट चैप्टर में बताया था कि आईवीसी और एसवीसी से जो ब्लड आता है वो आरए में आता है। आरए में आने वाला ब्लड जो होता है, एसवीसी है, एसवीसी से आता है, और एक आईवीसी है, आईवीसी से आता है। आईवीसी से आने के बाद वो राइट एट्रियम में आ जाता है, और एक ओपनिंग होती है राइट एट्रियम में, जिसको कोरोनरी साइनस की ओपनिंग कहते हैं। ब्लड को जो हार्ट है अपना, वो हार्ट को जो ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड आर्टरीज के थ्रू आता है हार्ट में, वो ब्लड का जब आगे जाके वो डिसैचुरेटेड होता है, वो ग्रेट कैपेसिस वेन के थ्रू कोरोनरी साइनस में आ जाता है। और कोरोनरी साइनस का भी जो ओपनिंग होता है, वो यही कहीं पे आरए में होता है, राइट एट्रियम में, और वो भी 3 ओपनिंग्स होती है राइट एट्रियम में डिसैचुरेटेड ब्लड की। एक होती है एसवीसी की, एक होती है आईवीसी की, और एक होती है कोरोनरी साइनस की। जैसे ही कोरोनरी साइनस जो ब्लड होता है वो आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, जैसे कि यहाँ यारो दिखाई है, राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको, वो डिसैचुरेटेड ब्लड कैरी करती है। बॉडी में एक आर्टरी है जो डिसैचुरेटेड ब्लड कैरी करती है, अदरवाइज हर कोई आर्टरी है वो सैचुरेटेड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। उसके बाद यहाँ से वो चला जाता है ब्लड, लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में जाने के बाद, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाने के बाद, जो ब्लड है वापिस हार्ट में के राइट साइड से जो गया हुआ ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, वो लेफ्ट साइड के हार्ट में आ जाता है। इसके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का हमने बात जिक्र किया था लास्ट टाइम, तो लेफ्ट एट्रियम में वो आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम में वो पल्मोनरी वेन, ये जो 2 पल्मोनरी वेन दिखाई दे रही है, ए वाली, ये पल्मोनरी वेन और एक पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से जो
ऑक्सीनेटेड ब्लड हुआ है, ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लेके आ जाते हैं लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में जब वो ब्लड आ जाता है तो लेफ्ट एट्रियम का सैचुरेशन वाला जो ब्लड होगा वो चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल पंप होगा, कांटेक्ट होगा, तो वो ब्लड चला जाएगा आयोटा में, और आयोटा से वो ब्लड जाएगा अपने पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी में जाएगा आर्टरीज के थ्रू। जैसे कि हर एक ऑर्गन की एक आर्टरी होती है, जैसे कि अब कोरोनरी आर्टरी के मान लीजिएगा, कोरोनरी आर्टरी हार्ट की होती है इसलिए कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, सबक्लेवियन आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, तो ये बहुत सारी आर्टरीज होंगी जहाँ पे वो ब्लड चला जाएगा। वहां से हर कोई बॉडी का ऑर्गन उस ब्लड जब जैसे जैसे वहां जाएगा, वहां से वो ब्लड का जो सैचुरेशन है O2 कंजम्पशन होगा, और वो वापिस वो यहाँ पे वेनस में आएगा, वेनस सिस्टम में आएगा। आर्टरीज, उस वेन्स की और आर्टरीज की बात कर रहे हैं जिसके बारे में एक कहा जाता है कि दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेना कवा, ग्रेट वेन्स, वो दो होते हैं जैसे कि आपको पता ही है, सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा। सुपीरियर वेना कवा जो होता है वो ऊपर के बॉडी के जो ब्लड है उसको, जैसे कि ब्रेन है, सबक्लेवियन आर्टरीज है, अपर हैंड्स है, उनका जो ब्लड है वो वहां पे लेके आता है। और इंफीरियर वेना कवा जो है वो आता है लोअर बॉडी का जो पार्ट होता है, जैसे कि अपने लेग्स है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, लीवर है, किडनीज है, जो मेन ऑर्गन है, स्प्लीन है, लीवर, ये सब का वो इंफीरियर वेना कवा में आ जाता है और वो आरए में आ जाता है। उसके बाद हम वो जो आता है ब्लड, उसका पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पल्मोनरी आर्टरी एक होती है लेकिन वो डिवाइड होती है दो में, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग की तरफ जाती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग की तरफ जाती है। वहां पे वो जो ब्लड होता है वो डीसैचुरेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वो वापस आ जाती है लेफ्ट एट्रियम की तरफ। लेकिन लेफ्ट एट्रियम तक आने के लिए जो एक वेन होती है उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स एक ऐसी वेन है जहाँ पे जो ब्लड होता है सैचुरेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी वेन्स होती है, दो आती है लेफ्ट लंग की तरफ से, दो आती है राइट लंग की तरफ से, तो होती है चार, जो राइट एट्रियम में आ जाती है। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से आयोटा। आयोटा के बारे में हम कहना चाहते हैं कि आयोटा जो है लार्जेस्ट वेसल होती है, ब्लड लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी। उसका इनर डायमीटर की बात करें तो वो 1 इंच की होती है, जिसकी डायमीटर, इनर डायमीटर 1 इंच के हिसाब से 10 मिलीमीटर के आसपास। The aorta receives its blood from the left ventricle, as you know. The aorta carries oxygenated blood every other part of the body. जैसे हमने सैचुरेशन में इधर दिखाई है आपको, ये अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आईवीसी वगैरह, और यहाँ से वो जैसे कि एरो घूम रहा है उस हिसाब से वो है। अभी हम बात कर रहे हैं सैचुरेशंस की। सैचुरेशंस मीन्स व्हाट, हमारे बॉडी में जो कुछ ऑक्सीजन है तो वो उसको हम ऑक्सीजन सैचुरेशंस कहते हैं, ऑक्सीजन का लेवल। अभी हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, बॉडी चेम्बर्स है, उसके बारे में सैचुरेशन की हम बात कर रहे हैं। अभी हम राइट साइडेड जो हार्ट है उसका अगर हम सैचुरेशन गिने कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो उसमें कुछ ऑक्सीजन होता है क्या नहीं, तो ऑक्सीजन का जो बात करते हैं तो उसमें 60 to 80% ऑक्सीजन होता है उस पार्ट में। द वीनस ब्लड रिटर्न वाया सुपीरियर वेना कवा, जो ऊपर के पार्ट का जो सुपीरियर वेना कवा जो ब्लड लेके आता है आरए में, उसका सैचुरेशन जो है इंफीरियर वेना कवा जो ब्लड लेके जाता है आरए में उसके मुकाबले में कम होता है। कहने का मतलब ब्लड का जो ऊपर का जो ब्लड आता है इस वजह में उसका सैचुरेशन कम होता है और ब्लड O2 सैचुरेशन कम होता है, और इंफीरियर वेना कवा से जो ब्लड आता है उसका सैचुरेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्लड जो है, ब्रेन जो है अपना ऑक्सीजन ज्यादा कंजम्पशन करता है, इसलिए जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और इंफीरियर वेना कवा से जो रीनल आर्टरीज, रीनल्स हैं, वो कंजम्पशन थोड़ा सा कम करते हैं ब्लड के ब्रेन के हिसाब से, तो उसकी साइड से वो थोड़ा सा कम होता है। लेफ्ट साइडेड सैचुरेशन की अगर हम यूजली बात करते हैं तो वो 96% से ज्यादा सैचुरेशन होता है उसका, जो कि जो लेफ्ट साइडेड होता है, क्योंकि वो अभी हमने बात की O2 सैचुरेशन के बारे में, और अभी हम आगे जाएंगे और बात करेंगे अपने
प्रेशर्स के बारे में। जैसे कि O2 सैचुरेशन अलग होता है तो प्रेशर्स भी अलग होते हैं हर चैम्बर्स के। राइट एट्रियम का प्रेशर अलग होगा, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर अलग होगा, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर अलग होता है, एलवी का प्रेशर अलग होता है, और एलवी का प्रेशर और पल्मोनरी आयोटा का प्रेशर, सब प्रेशर्स अलग अलग होते हैं। राइट एट्रियम का अगर प्रेशर की बात करें तो राइट एट्रियम का प्रेशर होता है 2 to 8 mmHg मिलीमीटर मर्क्यूरी, जो होता है वो होता है 2 to 8 के। ये प्रेशर कम क्यों होता है? क्योंकि जो हार्ट वाल जो होती है और हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है आरए का, बेसिकली वो थोड़ा सा स्लोअर होता है, तो हार्ट पूरा तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, जस्ट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका प्रेशर ज्यादा नहीं होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इसलिए उसका जो प्रेशर होता है 2 to 8 mmHg होता है। लेकिन जो ब्लड आरए से आरवी में चला जाता है तो आरवी आरए से बड़ा है, आरवी का वॉल थोड़ा सा ज्यादा थिक है, और उसकी वजह से जब आरवी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका जो प्रेशर होता है 15 mmHg to 30 mmHg उसका प्रेशर होता है, जो सिस्टोलिक कहा जाता है। और जो आरवी में हम ईडीपी देते हैं, एंड डायस्टोलिक प्रेशर, और एंड डायस्टोलिक प्रेशर आरवी का जो होता है वो होता है 2 to 8 के बाद में। जब हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं प्रेशर के बारे में, रिगार्डिंग प्रेशर्स, तो पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 15 से 30 mmHg, और जो पल्मोनरी जो उसका डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 4 से 12 के आसपास होता है। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स में, लंग्स से आता है पीसीडब्ल्यू यानी पल्मोनरी कैपिलरी वेजेस में। पल्मोनरी कैपिलरी वेजेस का जो प्रेशर होता है दोस्तों वो होता है 2 to 10 mmHg के आसपास। पल्मोनरी प्रेशर का जब प्रेशर होता है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो लेफ्ट एट्रियम का अगेन जैसे आरए का प्रेशर जो होता है 2 to 8, तो ऐसा ही एलए का प्रेशर होता है, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर होता है 2 to 10 mmHg। क्योंकि आरए और एलए इतने जोर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, सो उसका उतना प्रेशर मेंटेन नहीं होता है, उतना प्रेशर होता नहीं है उनका कि जो जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर सके, और उसका प्रेशर आता है, उसका प्रेशर 2 to 10 के mmHg के आसपास होता है। बेसिकली आरए से जो ब्लड नीचे जाता है और एलए से जो ब्लड नीचे जाता है उसका 80% ऑफ द ब्लड का जो फीलिंग होता है आरवी में और एलवी में वो होता है पैसिव फीलिंग। एक्टिव फीलिंग जो होता है आरए से और एलए से वो थोड़ा ही होता है 20%, जो कि उसका प्रेशर कम होता है इसकी वजह से। आर एल ए से जो प्रेशर एलवी में आता है, तो एलवी का जो हमने पहले एनाटॉमी हमने पढ़ा था या बताया था आपको कि एलवी का जो वॉल होता है वो वॉल सबसे थिक होता है, क्योंकि वो वॉल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए वो उसकी वजह से वो वॉल कॉन्ट्रैक्ट जोर से करता है। तो एलवी का जो प्रेशर होता है दोस्तों वो होता है 100 से 140 के बीच में। नॉर्मल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं 100 से 140 के बीच में, और ये 100 की 140 बीच में उसका सिस्टोलिक होगा। और एलवी का अगेन हम डायस्टोलिक नहीं लेते, वो लेते एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है ईडीपी, ईडीपी जिसको होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है 3 से 12 में। और जब एलवी का प्रेशर 100 से 140 mmHg होगा तो आयोटा का प्रेशर भी दोस्तों वही होगा 100 से 140 mmHg। लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 60 के 90 के आसपास हम नॉर्मल प्रेशर माना जाता है। तो ये हो गई प्रेशर्स की बात। अगर हम आरए की बात करें और एलए की बात करें तो आरए एलए के प्रेशर्स कम होते हैं रिलेटिवली एलवी के प्रेशर से, आरवी के प्रेशर से। आरवी का प्रेशर भी जो होता है वो आरवी और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर दोनों का अलग होता है। आरडी ईडीपी आरवी का 2 to 8 होता है और पल्मोनरी आर्टरी का 4 से 12 होता है। तो ये जो होता है दोस्तों ये होता है प्रेशर के बारे में। कभी कभार अगर आयोटिक स्टेनोसिस होगा तो एलवी का प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा और आयोटा का प्रेशर होगा वो कम होगा, क्योंकि आयोटिक वॉल स्टेनोसिस है। अगर आरवी का प्रेशर ज्यादा है और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कम है तो उसमें भी पल्मोनरी आर्टरी का वॉल जो है, पल्मोनरी वॉल, उसका स्टेनोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो है अगर आरए एलए की बात करें, अगर एलए की प्रेशर ज्यादा है तो हम ये मान सकते हैं एलए प्रेशर ज्यादा हो गया है। तो जब आप बीओमी करते तो आप लोग देखते ही होंगे कि पल्मोनरी जब एलवी का प्रेशर ज्यादा होता है तब जो वॉल होता है सिकड़ सा जाता है, क्योंकि वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है और वहां का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वॉल अच्छी तरह से खुलती नहीं है। तो ये इस तरह के से ब्लड का प्रेशर बढ़ते जाता है अगर कोई वॉल हो।
अगर हार्ट के कोई भी वॉल में अगर स्टेनोसिस होता है तो उसके पहले वाला जो भी चेंबर होगा तो उसका प्रेशर बढ़ता है। अगर माइट्रल वॉल में स्टेनोसिस होगा तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा। अगर आयोटिक वॉल में स्टेनोसिस होगा तो एलवी का प्रेशर बढ़ेगा। अगर इसी तरह से अगर ट्राइकस्पिड वॉल में स्टेनोसिस होगा तो आरए का प्रेशर बढ़ेगा। और पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल होता है, पल्मोनरी वॉल होता है, उसमें स्टेनोसिस होगा तो आरवी का प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हमने बात की अभी प्रेशर्स के बारे में। ये प्रेशर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम कार्डियक कैथ करते हैं, या नॉर्मली भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हम टेक्नीशियन है, तो टेक्नीशियन में प्रेशर्स, ईसीजी, ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए। और ये पता हमें बहुत आगे, या हम जो सोचते हैं वो हम सोच पाएंगे अगर हमें इसके बारे में पता हो अच्छे से, तो प्रेशर्स के बारे में। तो दोस्तों अभी हम एक चैप्टर यही कंक्लूड कर रहे हैं। आगे जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा ईसीजी के बारे में, कंडक्शन सिस्टम के बारे में, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो कंडक्शन सिस्टम के बारे में तो बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा, हम नॉर्मल बहुत सारे नहीं लेकिन जो अपने को बेसिक है, एबी ब्लॉक जो है वो हम डिसाइड करेंगे, ये वो हम बात करेंगे एबी ब्लॉक के बारे में। और बात करेंगे नॉर्मल ईसीजी के बारे में, एस्टिलेशन के बारे में, कौन सा वेसल ब्लॉक होता है इंफीरियर वॉल में या एंटीरियर वॉल में, तो कैसे पता चलेगा ईसीजी से, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये बात हम कंटिन्यू करेंगे, मेरे ख्याल से उसके 2-3 चैप्टर होंगे ईसीजी के बारे में, तो वो अपन अगले चैप्टर से वो शुरू करेंगे। दोस्तों अभी आपको एक ये है दोस्तों कि आप जो वीडियोस है उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक एक चैप्टर अपना बढ़ते जाने वाला है। हम हर एक चीज थोड़ी सी स्लोली ले रहे हैं लेकिन अच्छे से लेंगे और आपको समझ में आए उस तरीके से हम ट्राई कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो अभी ईसीजी के बारे में, तो ईसीजी एक अच्छा सा पता होना कार्डियक कैथ लैब टेक्नीशियन को, तो एक अच्छी बात होती है कि उसको ईसीजी पता चले। तो और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट मंडे 10 के 12 के बीच में, अपना हर एक चैप्टर हम यूट्यूब पे लोड करने जा रहे हैं, तो उस वक्त में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट मंडे।